दोस्तों, भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत-बहुत स्वागत है आपको। चलिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है और ये बहुत दिनों से इंतज़ार भी था और वो था इज़राइल और हमास के बीच में सीज़फायर का। ये सीज़फायर का जो प्लान है, ये 3 फ़ेज़ेज़ में है और ये 3 फ़ेज़ हैं क्या? ग्राउंड में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? और ट्रम्प ने तो कह दिया है कि भैया ये ऑलरेडी साइन्ड ऑफ हो चुका है। अब हॉस्टेज कैसे छूटेंगे? आईडीएफ कहाँ पुल बैक करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 और फेज़ 3 की शर्तें क्या हैं और वो पूरी हो सकती हैं? चलिए, आज हम बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप आपसे समझेंगे और समझने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करे और सब्सक्राइब करे। चलिए पहले थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। वैसे आपको सबको पता है क्योंकि ये 7 अक्टूबर 2023 की घटना है और आज 2 साल से 2 दिन ज़्यादा हो गए हैं इसको। तो ये जो वॉर शुरू हुआ था वो 7 अक्टूबर को हुआ था और कब हुआ था जब इज़राइल में 1200 लोग मारे गए थे। आपको सब पता है और 251 लोग हॉस्टेज में चले गए थे। ठीक है ना? अच्छा 2 साल में मार-मार के भूसा बना दिया इज़राइल ने गज़ा का। जितने टॉप लीडर्स हैं सबको मार दिए सब तरीके से तबाही मतलब 67,000 ये रिपोर्टेड मौत हुई है रिपोर्टेड और एक्चुअल में कितनी हुई है उसका कोई अनुमान ही नहीं है इसके बाद भी अभी 48 हॉस्टेजेस अभी बाकी हैं हमास के पास जो गजा में हैं और उनमें से करीब 20 लोग ऐसे हैं जिनका जिंदा होने का अनुमान है ये सब डिटेल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फेज़ 1 की पहली शर्त हॉस्टेज और प्रिजनर स्वैप है, जहां पे ये पूरी डील टिकती है। चलिए, आज क्या हुआ शाम में शर्म ए शेख इजिप्ट में ये जो मीडिएटर्स थे कतर, इजिप्ट, तुर्की, यूएस इनकी मौजूदगी में फर्स्ट फेज पे एग्रीमेंट हो गया। अब नेतन्याहू बोलते हैं कि भैया जो हमारे पार्टनर हैं सहयोगी हैं गवर्नमेंट में उनका नाम है स्मोट्रिक वो उनका बयान आया है कि जब तक पूरे जितने भी प्रिजनर हैं या जितने भी लोगों को अभी तक किडनैप करके रखा है हमास ने अगर उनको नहीं छोड़ा तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकती और ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी अब नेतन्याहू इसको अपनी पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं अब हम एक बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इसमें यूएस की तरफ से नेचुरल है कि ट्रंप है वो तो चेयरमैन है भाई उसके अलावा स्टीव विटकॉफ हैं ये टॉक्स में बैठे थे इसके अलावा जेरेड कुजनर जो कि उनके दामाद हैं ट्रंप के वो भी टॉक में बैठे थे और मार्को रूबियो ये यूएस से लेकर यूएस में बैठ के कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमास की तरफ से खालिद अल हया ये मेन नेगोशिएटर थे टॉप नेगोशिएटर उसके अलावा जहर जोबरान ये भी सीनियर ऑफिशियल हैं इनके और नेगोशिएशन में थे अच्छा और कौन कौन था कतर कतर के शेख अल धानी ये रूम में बैठे हुए थे ये प्राइम मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अल खुलेजा ये मेन नेगोशिएटर थे कतर की तरफ से अच्छा इजिप्ट में अब्बास कमेल ये इनकी जो जनरल इंटेलिजेंस चीफ हैं और ये लीड नेगोशिएटर थे इसके अलावा मेजर मेजर जनरल अहमद थे ये भी जीआईएस के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक कार्यकर्ता हैं अच्छा उसके बाद टर्की का एक मैं ये कहता हूं कि सपोर्टिंग रोल था इसमें अर्दोगान थे जो कि टर्की से बैठ के ही कोऑपरेट कर रहे थे प्लस हाकिम फिदान ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और इनका तीसरा इब्राहिम कलीन ये इंटेलिजेंस चीफ थे ये दोनों अवेलेबल थे मीटिंग में अच्छा अब इजराइल की तरफ से जो लोग अवेलेबल थे मीटिंग में वो थे रॉन डर्मेक्स ये स्ट्रेटेजिक ऑफिसर हैं और ये इनके
चीफ नेगोशिएटर भी थे। उसके अलावा ओफिल फॉक, ये हॉस्टेज जो गए उसके कोऑर्डिनेटर थे, और 2 लोग और थे, इंटेलिजेंस चीफ मोसाद और मोसाद के कुछ ऑफिसर्स, ये लोग उसमें शामिल थे। तो उन्होंने ये एग्री किया, भैया ये फेज 1 हम कंप्लीट कर लेते हैं और साइन कर लेते हैं। अच्छा, ये फेज 1 जो है वो अगले 24 से 72 घंटे में होना है। ये क्या है? इसमें क्या है? सीज फायर इमीडिएट, फाइटिंग रुकनी है और इजराइल को जो एग्रीड लाइन तक ट्रूप्स पुल बैक करना है, जो पॉपुलेटेड एरिया में है उनके पीछे जाना है, उसको शुरू करना पड़ेगा। और उसके बाद 72 घंटे के अंदर हॉस्टेज रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। जो इनिशियल आपकी लिस्ट है उसमें 20 लिविंग हॉस्टेजेस की रिहाई बताई जा रही है, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि भैया अलाइव और रिमेन्स जितने भी हैं फर्स्ट लिस्ट में सबको स्वैप होगा। बदले में इजराइल 1700 से 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर छोड़ सकता है, और इनमें जो लाइफ टर्म जिनको मिला है वो भी शामिल है। चलिए, कोई नहीं, उस इजराइल को क्या फर्क पैंदा है, अगर कुछ दोबारा हुआ तो दोबारा सूद देगा वो, और इस बार तो खत्म ही करके रहेगा, इस बार वो खत्म ही करके रहेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका है जो फर्स्ट फेज का, कि 400 से 600 ट्रक्स पर डे, ये रैंप अप टारगेट होगा, फूड का, फ्यूल का, मेडिसिन का। वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे और उसमें कोई अड़चन नहीं लगाएगा ये आपका ये इजराइल, ठीक है। और मॉनिटरिंग और जो इसका पूरा डिकॉन्फिकेशन लेंस इसके पूरे डिफाइंड होंगे कि कहां से आएगा कहां जाएगा, और टर्की इसमें मॉनिटरिंग करेगा और उसने ऑफर किया हुआ है। अच्छा, तीसरा है इसमें पीपल मूवमेंट एंड सेफ्टी। जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं साउथ और नॉर्थ, जो ना मूवमेंट कर पा रहे हैं, उनको सेफ कॉरिडोर्स दिया जाएगा, ठीक है ना। और साथ में उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, पावर और वाटर नोट्स को भी ये दिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि फेज 1 का बेसिकली मतलब मैं 3 लाइन में बताऊं तो गन्स साइलेंट है, ट्रूप्स पीछे जाने हैं और हॉस्टेजेस को अपने घर जाना है, ठीक है। ये इनका पहला है। अच्छा, इसमें जो मॉनिटरिंग करेगी वो कतर, इजिप्ट, टर्की, यूएस, और ग्राउंड पे चेक्स और बैलेंस करेंगे ये लोग मिलके। ये हो गया फेज 1, और ये तब है जब अप्रूव होगा ये इजराइल की कैबिनेट से, जो अभी तक नहीं हुआ है और होपफुली हो जाएगा। लेकिन जो उनके जो अपोजिशन लीडर पार्टनर हैं, नेतन्याहू, जिन्होंने, मैंने पहले भी बोला, जिन्होंने मना कर रहे हैं, वो लेट अस सी कि अब इस पोजीशन में वो क्या स्टेप लेते हैं। मेरे ख्याल से ही विल सपोर्ट नेतन्याहू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज नोबडी वांट्स वॉर एट दिस स्टेज। 2 साल हो गए साहब। अच्छा, इसमें अब आगे बढ़ते हैं फेज 2। फेज 2 तब होगा जब पहला फेज बहुत स्मूथली चलता है, तो जो टेम्परेरी सीज फायर हुआ है इसको परमानेंट सीज फायर या सेसेशन में बदलना होगा कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी। ऑल रिमेनिंग होस्टेजेस इंक्लूडिंग सोल्जर्स, उनकी रिहाई होगी और आईडीएफ का पूरा विड्रॉल होगा। ये फेज 2 का केंद्र है। देखो दोस्तों, फेज 1 में पूरा 100% विड्रॉल नहीं है, ये विड्रॉल केवल उन एरियाज में है जो कि मोर पॉपुलेटेड है। अच्छा, इजराइल अब ये कहता है कि जो हमास का डिसआर्ममेंट है, न्यूट्रलाइजेशन है, इसका क्रेडिबल रोड मैप हमको चाहिए। आप ये देखिए, नेगोशिएशन में जब हमास के लोग बैठे हैं तो हमास कैसे खत्म होगा, यहां ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैसे इस चीज को आप फैक्टराइज करेंगे कि हमास खत्म हो गया? मतलब जब तक हमास खत्म नहीं होता है फेज 2 खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि फेज 2 चलता रहेगा। जैसे आज हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, क्योंकि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होता फेज 2 चलता रहेगा।
इसी तरीके से जब तक हमास खत्म नहीं होता, ये फेज 2 चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रम्प प्लान के अंडर डिस्कशन जो पॉइंट्स हैं, उसमें है एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट मॉडल बनाएंगे, जिसे कुछ आउटलेट्स, इसे कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस, जैसा इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म वो बनाएंगे, और उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स होंगे, और उनकी तरफ से यूएस उसका वेरिफिकेशन करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक पूरा वीडियो है, आप उसको जाके देखिए कि मैंने कैसे उसमें कहा है कि अमेरिका ने या ट्रंप ने गजा को खरीद लिया है। ये जो पीस प्लान है, ये थोड़े समय के लिए है, और उसके बाद एक तरीके से अमेरिका के अंडर में चले जाएगा गजा। पूरा डेवलपमेंट जो करेगा वो यूएस करेगा और यूरोप करेगा। हमास को हटाने का काम करेगा मिडिल, ये आपका पूरा गल्फ, और उसमें पाकिस्तान की फौज भी जरूरत होगी। इसीलिए लल्लू चप्पू हो रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और ट्रम्प के बीच में, और कोई रीजन नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है दोनों के बीच में। अब इसमें फर्दर उन्होंने बोला है कि पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है, जो कि बेसिकली वेस्ट बैंक में जहाँ रूल करती है, आपको पता है ना कि वेस्ट बैंक है, इसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी है, और जो दूसरा है आपका गजा, गजा में है हमास। वो हमास, कुछ लोग उसको आतंकवादी मानते हैं, कुछ लोग आतंकवादी नहीं मानते हैं, क्योंकि 20 साल पहले वो इलेक्शन जीत के आई थी। उसको वो रूलिंग पार्टी बोलते हैं भाई, जैसे चाइना में है, वो बोलते हैं इट इज नॉट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो मैं पहले बात में आता हूं कि जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है, वो मेजर रिफॉर्म्स के बाद, और अरब के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ, और यूएन के सपोर्ट के साथ एक स्ट्रक्चर तय करेगा, और फेज 2 में हॉस्टेजेस पूरी तरह सोल्जर समेत अपने घर पे होंगे, और आईडीएफ का कंप्लीट विड्रॉल होगा, सीज फायर होगा, और परमानेंट होगा। गजा की सिक्योरिटी और गवर्नेंस हमास फ्री होगी, मॉनिटर्ड रिफॉर्म्ड होंगे, और पीए का ट्रांजिशनल सेटअप होगा। अगर ये अटके तो फेज 1 का सीज फायर कंटिन्यू रखने का वादा किया है कि भैया कम से कम फेज 1 तो चले, और ये ऑलरेडी स्टेटमेंट में आ चुका है कि फेज 2 अगर नहीं हो पा रहा है, फेज 1 कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो भैया उसके लिए वेट करो और कंप्लीट करो उसको। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। अब हम आते हैं फेज 3 में। फेज 3 में आते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी फैमिली। वो है रिकंस्ट्रक्शन एंड न्यू गाजा। इसमें जो रीबिल्ड का टाइम दिया गया है वो 3 to 5 years दिया गया है। मैसिव रिकंस्ट्रक्शन, होम्स, हॉस्पिटल, वाटर पावर, स्कूल, पोर्ट सब बनेंगे। फंडिंग कहां से आएगी साहब? फंडिंग करेंगे अरब स्टेट्स, इंटरनेशनल डोनर्स, और यहाँ पे आईएफआई टाइप का होगा, इन्वेस्टमेंट स्टाइल बोर्ड की चीजें बनेंगी। आप देखिएगा, सब ऑर्डर ट्रंप को मिलेंगे, या ट्रंप यूएस को मिलेंगे, या ट्रंप की फैमिली को मिलेंगे। और ये जब फाइनेंसिंग हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा जॉब्स का, हाउसिंग का, और स्टेबिलिटी का। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी गारंटीज होंगी। डीमिलिटाइजेशन, जैसे बोला, हमास को खत्म करना पड़ेगा, टलन्स हैं, वेपन्स हैं, इन सबको डिसमेंटल करना पड़ेगा। कोई नया आर्मामेंट वहां पे नहीं आएगा। जो क्रॉसिंग्स है वो ओपन अप होगी, ट्रेड एंड पीपल मूवमेंट होगा, सब कुछ एक तरीके से अभी तो लिखा हुआ है। और फाइनल एक्सचेंजेस जो होंगे वो होगा कि जितने भी ये सब फेज 1, फेज 2, फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा जो एक वॉर है वो क्लोजर पे आएगा। इसका मतलब फेज 3 क्या है? रिबिल्ड न्यू गाजा, मतलब रिबिल्ड ट्रंप। घर, स्कूल, हॉस्पिटल सब वापस बनाएंगे,
कोई रीअमेंड नहीं होगा और ग्राउंड पे मॉनिटर्स होंगे जो कि ये देखेंगे कि क्या हमास क्या कर रहा है। अरे जब हमास हो गए नहीं वहां पे, फेज 1 में ही हमास खत्म होगा तो हमास क्या करेगा वहां पे। चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बात कहाँ अटक सकती है। इसमें बात जो अटक रही है कि इसमें यह है कि नेम्स और सीक्वेंसिंग कैसे होगी, जो लोग होस्टेजेस हैं उनकी, पहले कौन जाएगा, यहां पे स्टेलमेट बन सकता है। अच्छा, अगर इन्होंने सीज फायर वॉल्यूशंस हुए तो भी, अब चाहे वो हमास की तरफ से हो और चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, क्योंकि वहां पे जो वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है वो बहुत सॉलिड अभी हो नहीं सकता है। सपोज किसी ने रॉकेट और मोटर फायर कर दिया है, तो किसने किया, ये जो भी है हुआ, वो जो एक सीज फायर हुआ है उसको बिगाड़ने के लिए कर रहा है। तो लेट अस सी कि ये दूसरा हिच है। तीसरा है इसराइल की अपनी पॉलिटिक्स, मैंने जैसे बताया कैबिनेट अप्रूवल्स हैं और उसकी अपनी डायनेमिक्स है, टाइमलाइंस है, तो वो टाइमलाइन जितने भी हैं वो थोड़े से खिसक सकते हैं। अच्छा, और हमास की अब इसमें इंटरनल फैक्शंस भी होंगे, जैसे गजा वर्सेस एक्साइल लीडरशिप, कमांड एंड कंट्रोल इश्यूज किसके पास आएगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसमें रीजनल फ्रंट्स भी आएंगे, जैसे लेबनान है, रेड सी है, इराक है, सीरिया है। ये इस पे जो इसका जो पूरा मलेशिया है वो फ्लेयर अप होगा। डील जो डिरेल करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए आपका जो कंटेनमेंट है हमास का, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक अगर हमास खत्म होता है तो आप ये सोचिए हिजबुल्लाह और हाउतीज वो भी कमजोर होंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि ये समझौता हो, वो अटैक करेंगे अपनी तरफ से हमास का नाम लेके। ये भी हो सकता है। और दूसरा जो नेचुरल है, गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसी है कि हमास नो रोल, यहां पे भी एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस जो डॉक्यूमेंट है वो तो यही कहता है। और जो भी है, अब तो देखिए 400 टू 600 ट्रक्स पर डे जाएगा, तो ये सब पॉसिबल है। लेकिन फेज 1, फेज 2, फेज 3 अपने टाइम पे हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। डील तभी टिकेगी जब इन सब चीजों का वेरिफिकेशन तेज हो। जो स्पॉयलर्स हैं, मैं तो कहता हाउतीज हैं, हिजबुल्लाह है, कुछ हमास के लोग भी होंगे, ये स्पॉयलर्स होंगे, इनको कंट्रोल किया जाए। और जो वहां पे गवर्नेंस होगी गजा में, उस पे कॉन्सेंसस बनना चाहिए, केवल एक ट्रम्प के कहने पे नहीं बनना चाहिए। और पूरी लिस्ट बननी चाहिए, टाइमलाइंस बननी चाहिए और अप्रूवल्स होनी चाहिए कि कब तक ये काम हो जाएगा। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा बात और बोलूंगा, अगले 7 से 30 दिन तक टी +24 आवर में आइडिया पुल बैक करेगा। ये हो गया, ये रिपोर्ट्स हैं कि ये एग्री हो चुका है। टी का मतलब है आज का दिन, जब पैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, T+72 आवर्स की विंडो में हॉस्टेज रिलीज स्टार्ट हो जाएंगे और पैरेलल में जो प्रिजनर्स हैं वो भी रिलीज होंगे। तो ये अभी की टाइमलाइन है। और कतर, इजिप्ट, टर्की और यूएस और यूएन ये इसमें मॉनिटरिंग करेंगे। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे करेंगे, ये कस्टम्स को कैसे करेंगे, सिविल सर्विसेज कैसे करेंगे, पुलिस का कंट्रोल कैसे होगा, उसमें सऊदी का क्या रोल होगा, यूएई का क्या होगा, ईयू का क्या होगा, दैट ऑल वी हैव टू सी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो दिस इज वेरी 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 गुड न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज इजराइल इज वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स। वो अगर वॉर से बाहर आता है
तो उसकी जो वैल्यू है वर्ल्ड में वो बढ़ेगी। आज देखिए नितिन याहू जब यूएनजीए में अपनी स्पीच कर रहे थे तो पूरा हॉल खाली हो गया था। अब शायद ऐसा ना हो और इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है बिकॉज इंडिया हैज गुड रिलेशंस विद इजराइल, with US and with Palestinians in Gaza and in West Bank। मोदी जी दोनों जगह गए भी थे। तो इंडिया बहुत हेल्प कर सकती है, पहले तो मेडिकल एड में, रिलीफ किट्स में, फील्ड हॉस्पिटल्स हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे पास्ट के प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन, पावर, वाटर, हाउसिंग, इन सब में इंडिया के जो प्राइवेट टेंडर्स हैं, पीएसयूज हैं, ये सब भाग ले सकते हैं। आईटी और ईडी टेक में भी आप जानते हैं इंडिया तो बहुत आगे है, तो वो कर सकता है। और फिर मैं कहता हूं बार बार कि इंडिया विल 100% सपोर्ट दिस टू स्टेट सॉल्यूशन पॉलिसी। और डी एक्सेलेशन जो है उस पर बहुत ही कंसिस्टेंट स्टैंड है इंडिया का कि पूरा वॉर डी एक्सेलेट होना चाहिए। इसके अलावा अब मैं अपने 1 मिनट के लिए फाइनल अपने कमेंट्स दे दूं कि ये फेज 1 के एक्सेप्ट होने से ये वॉर पॉज उसका दरवाजा खुल गया है, लेकिन ड्यूरेबल पीस की चाबी फेज 2 एंड फेज 3 की डिफिकल्ट बातों में छिपी हुई है, जो गवर्नेंस है, डिसआर्मामेंट है, रिकंस्ट्रक्शन है। अगर ये तीनों ईमानदारी से डिलीवर हुए तो न्यू गाजा सेफ रीजन हो जाएगा और मुमकिन है, और ये इतिहास बताता है कि अगर ये हाफ डील्स हुई, हाफ ट्रस्ट हुआ, तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और अगर दोबारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हम उम्मीद रखें, अपनी आईज ओपन रखें कि ये जो आज का दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो और पहला फेज बहुत शांति से बीते और हम लोग बहुत जल्दी देखें कि गजा में शांति आई है, और ये हमारे लिए भी, गजा के लिए भी और इजराइल के लिए भी, तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी इसमें क्या थिंकिंग है दोस्तों, ये आप बताइएगा और अपने विचार हमको जरूर लिखिएगा। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।